गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि कल अपन ने डिस्कस किया था कि आज की क्लास में अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ये मैं आपको इन बेसिक के क्लासों में समझाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसके बारे में अपन जानेंगे यहाँ पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऐसे पहले जो डेफिनेशन दी गई थी पुराने टाइम पर, वो ये डेफिनेशन दी गई थी कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी करते हैं उसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिर दिक्कत ये हुई कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे। मतलब अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो इसके लिए अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने होंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सबसे पहले ब्रिजिलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हमें लिविंग बीइंग से मिलते हैं। जितने भी लिविंग है, कहने का मतलब पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब लिविंग होते हैं। इन लिविंग से जो कंपाउंड मिलते हैं उनको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल वर्ड का मीनिंग ये होता है लिविंग से। तो लिविंग जितने भी होते हैं उनमें एक फोर्स होता है, उस फोर्स को कहते हैं वाइटल फोर्स। और इस वाइटल फोर्स की मदद से, यानी जिसमें ये वाइटल फोर्स होगा वो ही इन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जो हमें लिविंग बीइंग से मिलते हैं। लिविंग बीइंग से जो कंपाउंड मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और उनकी स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ये थ्योरी काफी सक्सेसफुल भी रही थी, क्योंकि जब ये थ्योरी दी गई थी उस समय और उसके काफी टाइम बाद तक ऐसे कोई कंपाउंड थे ही नहीं जो जिनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा हो, और जो हमें लिविंग बॉडी में नहीं, मतलब लैब में अपन उनको प्रिपेयर कर सकें। तो मतलब आप उनको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो कोई से भी कंपाउंड को, तो ये थ्योरी सही थी। लेकिन बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वॉलर, फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर ने क्या किया कि फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनेट NH4CnO, अमोनियम साइनेट को गर्म करके जब गर्म किया तो ये कन्वर्ट हो गया एक कंपाउंड में जिसको हम कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं भाई इसको अपन? यूरिया। मतलब अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया तो वो एक कंपाउंड में बदल गया, उस कंपाउंड का नाम है यूरिया। यूरिया हमारी बॉडी में, हमारा जो लीवर होता है, ये जितने भी अपन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस खाते हैं, प्रोटीन के जो भी कंपोनेंट अपन लेते हैं, उनका जब डाइजेशन होता है तो उससे अमोनिया बनता है, और हमारा लीवर इस अमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो यूरिया मतलब कहाँ बना? हमारी बॉडी में। तो कैसा हो गया? ऑर्गेनिक। अमोनियम साइनेट कैसा होता है? इनऑर्गेनिक। ठीक है नहीं है? तो ये तो लैब में प्रिपेयर होता है, लैब में बनता है, और वो बनता है हमारी बॉडी में। तो इसका मतलब हो गया कि भाई इन्होंने कहा था कि कोई भी अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए आपको लिविंग होना जरूरी है। मतलब आपकी बॉडी में ये बनेगा, लिविंग की बॉडी में बनेगा। और यहाँ पर जो यूरिया था वो लैब में बन गया। फ्रेडरिक वॉलर ने बुलाया ब्रिजिलियस को, और बुला करके कहा बता भाई ये कैसे बना? भाई अकॉर्डिंग टू ब्रिजिलियस
इसको बनाने के लिए लिविंग बॉडी होनी जरूरी है, क्योंकि बिना वाइटल फोर्स के तो इनका फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि बता भाई ये कैसे बना, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए और वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। करने को तो पहले भी किया जा सकता था, लेकिन शायद हमको कंडीशंस दे ही नहीं पाए थे जिसकी वजह से ये बन सकते थे, तो इसलिए नहीं बने। तो हमने कहा कि लिविंग बीइंग से मिलेंगे, बाद में ये थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, तो अब जब ये थ्योरी फेल हुई तो एक नई समस्या हमारे सामने आ गई। नई समस्या क्या सामने आ गई कि पहले तो अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन दे दी थी, क्या, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कंपाउंड जो हमें लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं, लेकिन अब वो डेफिनेशन गलत हो गई। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? तो जब स्टडी किया तो सब कंपाउंड में मेन जो एलिमेंट था वो कौन था? कार्बन। तो फिर ये स्टडी करके पता किया गया कि भाई कार्बन ही इनका मेन एलिमेंट है। तो फिर थ्योरी दी गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कौन प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, उनको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर बाद में कहा गया कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन के कंपाउंड और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब उनसे बनने वाले जो दूसरे कंपाउंड जो होते हैं, उनकी स्टडी हम क्या किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मतलब अब से जो हमारे पास 118 एलिमेंट है, उन 118 में से एक एलिमेंट कौन? कार्बन। कार्बन को अलग से केमिस्ट्री दे दी गई। जब कार्बन को अलग से केमिस्ट्री दे दी गई तो बाकी सबको भी दिक्कत हुई कि भाई ये कैसे हुआ, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का लीडर हाइड्रोजन, क्योंकि उसको तो अभी तक कोई ढंग से ग्रुप भी नहीं मिला। अब ग्रुप में नहीं मिला तो उसने सोचा यही मौका है कि पूरी केमिस्ट्री ले ली जाए। तो सबने ये कहा कि भाई कार्बन को आपने अलग से केमिस्ट्री दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी दो। जितना इंपॉर्टेंट कार्बन है उतने हम भी हैं, हम भी पीरियोडिक टेबल के एक एलिमेंट हैं। तो ये कहा गया कि ठीक है आप लोगों को केमिस्ट्री दे देंगे, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। देखो, अलग से एक साइंस की ब्रांच, अलग से एक ग्रुप किसको दिया जाता है? अलग से एक ग्रुप और ब्रांच जो है वो उसको दी जाती है जिसके मेंबर बहुत ज्यादा होने चाहिए, ताकि हम उसको इजीली स्टडी कर सके। अलग ग्रुप देने पर ये फायदा हो हमें। तो ये कहा गया कि भाई जितने एलिमेंट जितने कंपाउंड कार्बन के बनते हैं उतने कंपाउंड तुम लोग बना दो, बाकी सारे एलिमेंट तुम्हारी भी एक केमिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन बाकी किसी के भी इतने कंपाउंड नहीं होते हैं जितने कि कार्बन के होते हैं, तो कार्बन की ही केमिस्ट्री कही गई। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कार्बन के इतने कंपाउंड क्यों होते हैं, बाकी सबके क्यों नहीं होते? तो उसके कुछ छोटे छोटे से रीजन है। पहला तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कैसा होता है कार्बन? टेट्रावेलेंट, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रावेलेंसी होती है। टेट्रावेलेंट होता है मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, जो वैलेंसी अपन अगर पीरियड में देखते हैं तो अपने को मैक्सिमम मिलती है। उसके अलावा कार्बन की स्मॉल साइज होती है, तो स्मॉल साइज होने की वजह से स्टेबल कंपाउंड बनाता है। जो भी मतलब कंपाउंड बनेंगे वो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाले टाइप के बनाता है। ठीक है, एक कार्बन में केटिनेशन का पावर होता है, और ये इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज यही है कि कार्बन केटिनेशन शो करता है। केटिनेशन का मतलब हो गया कि वो चेन बना सकता है। कार्बन 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 जुड़ के लंबी श्रृंखला, लंबी चेन का निर्माण कर सकता है, चेन बना सकता है। इसलिए कार्बन के इतने सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे यूं कार्बन 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 ऐसे इधर इधर कैसे भी जुड़ के चेन बना सकते हैं। उसके अलावा कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है, मतलब कार्बन सबके साथ बॉन्ड बनाता है। और उसके अलावा कार्बन आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या 3D अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं आइसोमर। तो इनकी वजह से कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, कार्बन की केमिस्ट्री हो गई, कोई बात नहीं है। अब कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं
इनको अपना हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं क्योंकि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर जो अपना इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको पढ़ानी है वो आपको क्लियर करवानी है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। उससे पहले एक टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि भाई 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर। तो वो मैंने आपको कल बना के दिखा दिया था, बॉन्ड लाइन 3D और ये सब कुछ वेज वगैरह सॉलिड वगैरह वो सब मैंने आपको कल बता दिया था। तो अब अपन बात करते हैं नेमिंग की। नेमिंग से पहले एक क्लासिफिकेशन अपन देख लेते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उनको 2 भागों में बांटते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड, इनको 2 भागों में बांटते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनकी चारों वैलेंसी फुलफिल हो और चारों वैलेंसी दूसरे कंपाउंड से फुलफिल होती है, उनको अपन कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है नहीं है। तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सारे। मतलब जैसे कार्बन 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 के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनको कहते हैं सैचुरेटेड। इनको अपन जनरल मतलब इनका जो नाम है वो अपन इनको कहते हैं अल्केन। क्या कहते हैं, अल्केन। इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 और इनका जो सफिक्स अपन काम में लेते हैं, प्राइमरी सफिक्स, वो होता है, सफिक्स जो होगा वो होगा ANE। तो ये इनके बारे में जानकारी है। ये फॉर्मूला कैसे लागू होता है CnH2n+2 वो मैं आपको इधर बता देता हूं। CnH2n+2 का मतलब है जैसे कोई कंपाउंड है C8 और H18, तो आपसे पूछे कि भाई ये एल्केन होगा या इस ग्रुप में आएगा, तो आप कैसे पता करोगे। तो Cn मतलब यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई 8, H2n+2, 2n+2 मतलब n की वैल्यू को डबल करना है। तो कार्बन के नंबर तो हो गए 8, हाइड्रोजन कितने होंगे 8 × 2 16 + 2 18। मतलब अगर ऐसा है तो ये अल्केन होगा। तो ऐसे अपने को फॉर्मूले को वेरीफाई करना होता है। इस तरीके से आप फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हो। नंबर 2 अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को फर्दर 2 भागों में बांटा गया है, एक अल्कीन और दूसरा अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन, ठीक है नहीं है। अल्कीन इनका जो जनरल, पहले तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में। दूसरी अगर अपन बात करें इनका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होगा CnH2n। मतलब इनमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। वो 2 हाइड्रोजन क्यों कम हो जाते हैं, देखो जरा इधर, ये कार्बन कार्बन है, ये इनकी वैलेंसी है 4, चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से भरी हुई है। तो इस कंडीशन में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, अल्केन। अब C2 और H6 फॉर्मूला भी वेरीफाई हो रहा है, C2H6 मतलब n की वैल्यू 2, 2 2 4 + 2 6। अब ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएं तो ये वाले दोनों बॉन्ड मिलकर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो ये +2 यहां से हट जाएगा, ठीक है। इनका जो सफिक्स होता है वो होता है ENE, प्राइमरी सफिक्स। बताऊंगा सफिक्स क्या होता है, नाम के बाद में लगने वाले हैं, उनके ऊपर डिस्कस मैं आगे करूंगा उनके बारे में। अल्काइन इनको अपन कहते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2, क्योंकि इसमें ये 2 और हट जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हो गया -2, ठीक है। और इनका जो वो है सफिक्स जो है वो होता है YnE।
तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। इस तरीके से अपन इनको बांटते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनको बांटेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेमिंग करेंगे। नेमिंग से पहले कुछ चीजें हैं उनकी अपन बात करते हैं, फिर आगे अपन इनको नेमिंग के रूल्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो देखो, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन की चारों वैलेंसी भरी हुई है। एक तो आपको केमिस्ट्री की जो गिनती है वो आनी चाहिए। जैसे C1 को क्या बोलते हैं? मेथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन, C10 को डेक, C11 को अनडेक, C12 को डोडेक, ऐसे ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक। 20 को बोलते हैं आइकोस, अनाइकोस, डाइकोस ऐसे बोलते हैं। 30 को बोलते हैं ट्राइकॉन्ट। तो ये आपको इतना कुछ याद, ये गिनती आपको मतलब जो इनकी मैथ है, नंबरिंग है, वो आपको पता होना चाहिए। और इनको अपन बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं इनको? वर्ड रूट। तो जब भी मैं वर्ड रूट की बात करूं, आप समझ जाना, वर्ड रूट की बात करूंगा मतलब मैं कार्बन के नंबर की बात करूंगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या बोलेंगे उसको ये। तो ये अपना वर्ड रूट हो गया। अब देखो, जैसे ये जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है। इस समय इसका नाम होता है मेथेन। अभी मैं आपको नाम भी आगे बताऊंगा। अगर इसमें से एक वैलेंसी खाली हो जाए, मतलब 4 की जगह 3 भरी रहे और ये खाली हो जाए, वैसे खाली रहती नहीं है लेकिन वो हम चेन में काउंट नहीं करते, इसलिए अपन कहते हैं कि खाली है। आप मान लीजिए ये एक वैलेंसी खाली है, ये यहां से H छोड़ के चला गया, तो ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको भाई अपन? अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप है। नाम क्या होगा? एक कार्बन है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मैथ। एक कार्बन को मैथ और नाम के लास्ट में आपको लगाना है YL, तो ये हो जाएगा मिथाइल। मैथ YL मिथाइल, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। मान लो एक की जगह 2 कार्बन हो तो क्या नाम हो जाएगा? इथाइल। जैसे CH3 CH2, एक वैलेंसी खाली, तो आप क्या बोलोगे इसका नाम? इथाइल। 3 कार्बन हो जाए तो प्रोपाइल, 4 हो जाए तो ब्यूटाइल, 5 हो जाए तो पेंटाइल, 6 हो जाए तो हेक्साइल, हेप्टाइल, ऐसे इनके नाम चलते हैं। ये होता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है नहीं? नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेटेरो एटम किसे कहते हैं, और हेटेरो एटम से फंक्शनल ग्रुप का पता चलेगा। हेटेरो एटम, हेटेरो एटम और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है, हेटेरो एटम एंड देयर ग्रुप व्हिच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करने वाला ग्रुप क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। तो हेटेरो एटम किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन 2 होते हैं। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट इसमें है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट इसमें है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हेटेरो एटम, ठीक है नहीं? जैसे हेटेरो एटम कौन होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे हेटेरो एटम होते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको दूसरे एलिमेंट दिख जाए, वो सब होंगे हेटेरो एटम।
और हेटेरोएटम या उसका कोई ग्रुप होगा उसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। जैसे OH, ये होता है अपना अल्कोहल। तो अगर कोई भी कार्बन चेन है और उसमें OH लगा हुआ है तो वो अल्कोहल ही होगा, चाहे कार्बन 3 हो, चाहे कार्बन 4 हो, चाहे कार्बन 5 हो, चाहे कार्बन 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो। अगर OH है तो वो अल्कोहल ही कहलाएगा। तो अल्कोहल जो है जिसके अपन बात कर रहे हैं, तो ये हेटेरोएटम है, हेटेरोएटम का ग्रुप है जो इस पूरे की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोएटम और ग्रुप ऑफ हेटेरोएटम, इसलिए ये कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आपने अल्काइल पढ़ लिया और फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपने स्टडी कर लिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अपन नेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो नेमिंग के कई पहले कई तरीके से बांटी गई थी नेमिंग को, मतलब शुरू में कुछ और नेमिंग की गई थी, फिर वो रूल नहीं लगे, फिर दूसरी की गई थी। तो उन नेमिंग को अपन पढ़ेंगे जिनमें ट्राइबल नेम सिस्टम है, कॉमन नेम सिस्टम है और IUPAC नेमिंग सिस्टम है जिसको अपन जेनेवा सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये नेमिंग ट्राइबल नेमिंग में क्या है, कॉमन नेमिंग में क्या है और IUPAC में कैसे नेमिंग करते हैं, इसके बारे में अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल मैं आपको आज मैंने आपको बेसिक बता दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, कैसे हाइड्रोकार्बन है, हेटेरोएटम क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। कल अपन नेमिंग पे आएंगे, पहले ट्राइबल नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम बताऊंगा और उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, IUPAC सिस्टम जो अपना मेन है वो आपको समझ में आना, उसके रूल्स बताऊंगा। तो बाकी अपन देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।